कभी कभी जब किसी औरत को जीते जी इंसाफ नहीं मिलता तो उसकी आत्मा मौत के बाद भी चैन से नहीं बैठती। ये कहानी है विद्या की, एक ऐसी औरत की जिसने एक बेटी को जन्म दिया था और यही बात उसकी मौत का कारण बनी। लेकिन उसकी मां की ममता मरकर भी खत्म नहीं होती, तो उसकी आत्मा लौटती है, सिर्फ अपनी औलाद की रक्षा और इंसाफ के लिए। तो आइए दोस्तों, डूबते हैं एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी में जो आपकी रूह तक हिला देगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि डर अभी शुरू हुआ है। विद्या एक गरीब घर की मासूम लड़की, जिसके माता का नाम था यशोदा और पिता का नाम दामोदर। दामोदर छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उन्हें विद्या की शादी का टेंशन हमेशा लगा रहता था। वे चाहते थे कि विद्या की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। ऐसे में ही एक दिन विद्या को महाराष्ट्र के अचलपुर गांव के एक देशमुख परिवार का रिश्ता आता है। उस परिवार में राकेश नाम के लड़के से विद्या की शादी तय हो जाती है। राकेश के माता का नाम सवित्री देशमुख और पिता का नाम विक्रम देशमुख था। सवित्री और विक्रम विद्या के माता पिता को दहेज का प्रस्ताव रखते हैं। वे मजबूर होकर उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और शादी पक्की करते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी की शादी एक लालची परिवार में होने जा रही है। लेकिन यह परिवार जितना लालची था उतना ही अमीर भी था, और राकेश तो एक नंबर का शराबी था और कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। आखिर विद्या की शादी राकेश से हो जाती है। जब विद्या शादी करके ससुराल आती है, तब सवित्री कड़वे स्वर में विद्या से कहती है, तेरे घर वालों ने दहेज ठीक से नहीं दिया, अब रोज रोज हमें लाकर देना पड़ेगा। विद्या डरते डरते सिर झुकाकर खड़ी रहती है। ये बात सुनकर उसके आंखों से आंसू आते हैं। विद्या का पति राकेश विद्या को नशे में धमकाता है कि मेरे दोस्तों के सामने इज्जत उतरवा दी तूने, दहेज देने का वादा किया था, कहाँ है वो सब? तू मेरी बीवी नहीं, बोझ है। हमारी शर्तें नहीं मानेगी तो अंजाम बुरा होगा। और फिर वह विद्या को धक्का देकर गिरा देता है। कुछ महीनों बाद विद्या प्रेग्नेंट हुई, लेकिन यह खुशी भी उसके लिए दुख लेकर आई, क्योंकि यहां भी देशमुख परिवार की एक शर्त थी। सावित्री विद्या से सख्त लहजे में कहती है, ध्यान रहे, हमें सिर्फ बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो समझ ले तेरी मौत पक्की है। फिर एक दिन विद्या को लेबर पेन की वजह से हॉस्पिटल लिया जाता है। विद्या बेटी को जन्म देती है। बच्ची की किलकारी सुनाई देती है। विद्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन देशमुख परिवार की नफरत अब और भड़क गई। सावित्री घृणा करते हुए परिवार से बोलती है, लड़की हुई है। इस पर राकेश के पिता विक्रम कहते हैं, ये तो अपशकुनी है। कुछ दिन बाद विद्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके बेटी के साथ घर लौटती है। विद्या के घर आते ही पूरा परिवार गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। राकेश गुस्से से कहता है, मैंने कहा था लड़का चाहिए, अब तू और तेरी ये औलाद किसी काम की नहीं। परिवार के बाकी सदस्य भी विद्या को खरी खोटी सुनाते हुए उसे बेइज्जत करते हैं। तभी रात को राकेश, सावित्री और विक्रम तीनों मिलकर विद्या को मारने का प्लान बनाते हैं। रात आई और लालच का रंग खून में छलक उठा। तीनों मिलकर विद्या का गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। रात के अंधेरे में उन्होंने उसे मार डाला। फिर उन्होंने लाश को ले जाकर बंगले के पीछे एक खाली कोने में गाड़ दिया। मिट्टी की हल्की आवाज, पत्तों की सरसराहट और एक मां की कहानी जमीन के नीचे दब गई। सावित्री फुसफुसाकर कहती है, अगर कोई विद्या के बारे में पूछे तो सबको बता देंगे कि वो और बच्ची बीमार है, वे किसी से मिल नहीं सकते। बस 2-4 दिनों में सब शांत हो जाएगा। सब घर में आ जाते हैं। फिर सब लोग बच्ची को अकेले छोड़कर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। रात के 2 बजे पहली रात, जब पूरा घर सो गया, बच्ची भूख के मारे जोर जोर से रोती है, पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दूर की बिजली चमकती है, खिड़की से पानी की बूंदें टपकती है। राकेश खर्राटों से उठकर दरवाजा खोलता है। सामने देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने विद्या खड़ी होती है, जिसे उन्होंने कुछ समय पहले गाड़ दिया था। लेकिन अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं,
बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में लौट आई होती है। विद्या का चेहरा अब डरावना रूप ले चुका था। राकेश डर के मारे चिल्लाता है और दरवाजा जोर से बंद करके कमरे में भागता है। उसकी आवाज सुनकर सावित्री और विक्रम दोनों उठकर उसके पास आते हैं। सावित्री घबराकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? राकेश गहरी सांस लेते हुए उन्हें बताता है कि दरवाजे पर वो खड़ी थी। सावित्री पूछती है, वो कौन? फिर राकेश कहता है कि दरवाजे पे विद्या खड़ी है, वो लौट आई है। ये सुनते ही विक्रम कहता है कि तुम्हें कोई सपना देखा होगा या तुम्हें वहम हुआ होगा, और दोनों राकेश को ऐसा कुछ भी नहीं कहकर उसे सोने के लिए कहती है। उसके बाद शुरू हुए वे पल जिनका ना तो वक्त समझ आता था और ना कोई वजह, पर हर अनुभव, हर मुठभेड़ एक ही चीज कहती थी, विद्या की बेटी को सुरक्षित रखना। थोड़ी देर बाद रात के अंधेरे में सावित्री और विक्रम के कमरे की खिड़की अचानक खुल जाती है और एक परछाई उस खिड़की में खड़ी उन्हें घूर रही होती है। तभी विक्रम की आंखें खुलती है और वो खिड़की की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज सुनते ही सावित्री नींद से उठ जाती है और विक्रम को संभालते हुए पूछती है, क्या हुआ, क्यों चिल्लाया आप? तभी वो डर डर के सावित्री को खिड़की की तरफ इशारा करता है। सावित्री खिड़की की तरफ देखती है और उसकी भी चीखें निकलती है, क्योंकि खिड़की पे विद्या खड़ी होती है। वो दोनों उस रूम से भाग जाते और राकेश के रूम में आते हैं। अब तीनों पसीने से लथपथ, पूरी तरह से डरे हुए एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहते हैं। तभी तीनों को दरवाजे के बाहर किसी के चलने का एहसास होता है और अचानक उन्हें विद्या के हंसने की आवाज आती है। वो कहती है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? अगर मेरी बेटी को किसी ने हाथ लगाया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और विद्या वहां से चली जाती है। जैसे तैसे रात ढल जाती है। दूसरे दिन का सूरज निकल आता है। देशमुख परिवार घर में गहरी चिंता में बैठे होते हैं। तभी सावित्री कहती है, हे भगवान, ये वापस लौट आई है। अब इसकी आत्मा हमें चैन से जीने नहीं देगी। तभी थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। सब घबरा जाते हैं। सावित्री हड़बड़ाकर कहती है, मैं देखती हूं। और सावित्री दरवाजा खोलती है तो सामने पड़ोस की करुणा आंटी खड़ी होती है। करुणा आंटी सावित्री से पूछती है, विद्या कैसी है? मैं उसका हालचाल लेने आई थी। सावित्री घबराकर मुस्कुराने की कोशिश करती है कि वो, विद्या और बच्ची दोनों सो रहे हैं, आप फिर कभी आना। करुणा आंटी को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है और वो शक भरी नजर डालकर चली जाती है। कुछ देर बाद राकेश को फोन आता है। फोन पे बात करने के बाद वो उसके पिता विक्रम से कहता है कि एडवोकेट साहब का फोन था और हमें अपने खेत की जमीन के सिलसिले में उनके पास जाना है। राकेश सावित्री से कहता है कि हम शाम तक लौट आएंगे। ऐसा बोलकर राकेश और विक्रम तुरंत निकल जाते हैं। अब घर में सिर्फ सास और विद्या की बेटी। धीरे धीरे दिन ढल जाता है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। सावित्री घर में बैठी बेटे और पति का इंतजार कर रही होती है। विद्या की बेटी ऊपर के रूम में अकेली पालने में खेल रही होती है। तभी बाहर से फीकी सी बिजली की धमक हुई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। पलों में ही घर के चारों तरफ अंधेरा फैल गया। सावित्री ने किचन में जाकर दिया जलाया। घर शांत था, पर उस शांत में एक अजीब सी तान थी, जैसे कोई दुर्भाग्य आगमन होने वाला हो। तभी दरवाजे की घंटी बाजी। सावित्री ने दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाया। दरवाजा खोलते ही हवा में गड़ी हुई मिट्टी की बदबू सी आई। एक ऐसी बदबू जैसे किसी का अंतिम संस्कार किया हो। सावित्री की आंखों के सामने एक परछाई उभरी। बिखरे हुए बाल, सफेद आंखें, अजीब और डरावना चेहरा। वह विद्या थी जो वापस लौट आई थी। विद्या को देखते ही सावित्री का खून सूख गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मुंह से बस एक आवाज निकली, तुम तो मर चुकी हो। विद्या ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे अंदर आई। उसकी चाल बेहद धीमी लेकिन भयानक थी।
सावित्री के पैर जमीन पर जैसे जम गए थे। विद्या दर्द भरी लोरी गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में चली गई, वही कमरा जहां उसकी बेटी खेल रही थी। यह देखते ही सावित्री के गले से अचानक एक चीख निकल पड़ी। उस चीख में डर भी था और पछतावे का रंग भी। सावित्री ने देखा कि सीढ़ियों पर विद्या के पैरों के मिट्टी से सने निशान बने थे, ताजी मिट्टी जैसे किसी कब्र से अभी अभी निकली हो, और वे निशान सीधे बेटी के कमरे की ओर जाकर रुक गए थे। विद्या की मौजूदगी इतनी ठंडी थी कि सावित्री के पूरे शरीर में बर्फ दौड़ गई। पूरी तरह डरी हुई सावित्री भागकर अपने कमरे में पहुंची और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद घर की सीढ़ियों पर अचानक कदमों की आहट हुई, जैसे विद्या बेटी को सुलाकर वापस नीचे आ रही हो। धीरे धीरे सावित्री के कानों में वही दर्द भरी लोरी फुसफुसाने की आवाज आने लगी। सो जा मेरी नन्ही परी, सो जा मां की दुलारी। हर बार लोरी का हर शब्द जैसे सावित्री की हड्डियों तक उतरता चला गया। लोरी की आवाज के साथ साथ सावित्री के कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज भी आने लगी। अब सावित्री पूरी तरह समझ चुकी थी कि आज उसकी जान बचना मुश्किल है। उसका शरीर कांप रहा था। वह जान चुकी थी कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं बल्कि एक मां की आत्मा है, जिसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी, अपनी बेटी को फिर से अपने पास पाना। रात के 10 बज चुके थे। अचानक घर के मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। घंटी लगातार बज रही थी, पर सावित्री अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब विद्या कर रही है। उसी समय सावित्री के फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ राकेश था। वह बोला, मां आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? उसी वक्त बिजली जो कुछ देर पहले चली गई थी वापस आ गई। अब जाकर सावित्री की जान में जान आई। उसे लगा जैसे विद्या अब जा चुकी है। वह तुरंत भागकर मुख्य दरवाजे तक पहुंची और उसे खोल दिया। वह जोर जोर से रोने लगी और अपने परिवार को गले लगाकर जो कुछ भी उसके साथ हुआ था सब बता दिया। यह सब सुनकर राकेश और बाकी सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वे सब डर और पछतावे से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अपनी गलती पर गहरा अफसोस था। हर रात विद्या कभी खिड़की या बालकनी में खड़ी दिखाई देती, तो कभी सीढ़ियों पर बैठी मिलती। रात होते ही विद्या का खौफ सब पर छा जाता। अब तो परिवार के किसी सदस्य को भी नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। एक एक पड़ोसी कहने लगा कि उन्होंने रात के समय देशमुख बंगले के आसपास अजीब साया देखा है। कभी बालकनी में कोई मंडराता धुंधला चेहरा, तो कभी रसोई की खिड़की में खड़ी काली परछाई। रात ढलते ही गांव वालों के मन में भी डर का साया मंडराने लगा था। दिन बीतते गए और एक दिन शाम के समय विद्या की मां यशोदा और पिता दामोदर उससे मिलने उसके ससुराल पहुंचे। सावित्री और विक्रम उन्हें देखकर घबरा गए। यशोदा और दामोदर ने पूछा, इतने दिन हो गए, विद्या की कोई खबर नहीं मिली, सब ठीक है ना? सास ससुर कुछ बोल नहीं पाए। उनकी चुप्पी देख यशोदा और दामोदर को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी ऊपर के कमरे से विद्या की बच्ची रोने लगी। अपनी पोती की आवाज सुनकर यशोदा और दामोदर जल्दी से ऊपर गए, पर वहां बच्ची अकेली थी। कमरे में कोई नहीं था और माहौल में अजीब सी ठंडक फैली थी। सावित्री बोली, विद्या राकेश के साथ बाजार गई है, रात तक लौट आएगी। अब यशोदा और दामोदर उसकी वापसी का इंतजार करने लगे, जबकि दूसरी ओर सावित्री और विक्रम सोच रहे थे कि इस मुसीबत से अब कैसे बचा जाए। तभी दरवाजा खुला और राकेश घर आया। यशोदा और दामोदर ने देखा कि वह अकेला था, विद्या उसके साथ नहीं थी। अब उनका शक पक्का हो गया। वे गुस्से में बोले, सच सच बताओ, विद्या के साथ क्या किया, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। राकेश, सावित्री और विक्रम डर के मारे कुछ नहीं बोले। उसी क्षण एक ठंडी हवा का झोंका आया और घर का मुख्य दरवाजा अचानक खुल गया। सबकी नजरें वहीं ठहर गईं। दरवाजे पर विद्या खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने माता पिता की ओर देखा, एक पल चुप रही और फिर घर के पीछे की ओर बढ़ गई। यशोदा और दामोदर उसे पुकारते हुए उसके पीछे गए। वह ठीक उसी जगह जा पहुंची जहां उसे दफनाया गया था। वहां एक अजीब सी सरांद उठ रही थी। विद्या ने रोते हुए अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताई, कैसे उसके साथ अन्याय हुआ और कैसे उसने आखिरी सांस ली। फिर उसने उनसे विनती की, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे प्यार और सुरक्षा देना। इतना कहकर विद्या धुएं में घुलती चली गई
और फिर वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई। सन्नाटा छा गया, हवा तक रुक सी गई। पर सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि विद्या की आत्मा अब शांत थी, क्योंकि उसने अपने माता पिता को देख लिया था और उसे यकीन हो चुका था कि उसकी बेटी अब सुरक्षित हाथों में है और उसे न्याय मिल चुका है। उसकी ममता का अंतिम फर्ज पूरा हो गया था। धीरे धीरे आसपास के लोग भी वहां एकत्रित हो गए। दामोदर ने तुरंत पुलिस को बुलाया। राकेश, सावित्री और विक्रम वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस आई और जांच के दौरान उस जगह की खुदाई कराई जहां विद्या को दफनाया गया था। वहां से विद्या का शव बरामद हुआ। शव को देखते ही यशोदा और दामोदर फूट फूट कर रो पड़े। राकेश, सावित्री और विक्रम ने हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने बाद में उन्हें कठोर सजा सुनाई। विद्या की बच्ची को उसकी नानी ने गोद में लेकर सीने से लगा लिया। और तब किसी ने कहा, कभी कभी किसी इंसान का गुनाह अदालत नहीं, बल्कि उसकी आत्मा खुद तय करती है। विद्या की आत्मा ने बदला नहीं लिया, उसने सिर्फ न्याय मांगा। और जब उसे वह न्याय मिल गया, जब उसकी बेटी नाना नानी की गोद में मुस्कुराई, तब विद्या की आत्मा शांत हो गई। लेकिन आज भी जब रात को हवा पुरानी डालियों से टकराती है, तो कभी कभी उस बंगले के पीछे से वही धीमी लोरी सुनाई देती है, सो जा मेरी नन्ही परी, सो जा मां की दुलारी। क्योंकि कुछ माएं मरने के बाद भी अपनी औलादों से दूर नहीं जाती। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आपको अगली कहानी के अपडेट्स मिलते रहे। अगली कहानी और भी खौफनाक होने वाली है। तो आगे मिलते हैं ऐसे ही खौफनाक कहानी में। तब तक डर कभी ख़त्म ना हो। गुड बाय, टेक केयर।